हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरी वीडियो काफ़ी टाइम से आ नहीं रही थी चैनल पर बिकॉज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला पाऊँ ताकि आपकी हर क्वेरी सॉल्व कर सकूँ। तो आज की जो वीडियो है मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एसबीआई क्लर्क मेन स्ट्रेटजी के बारे में। हमारा 25 नवंबर को लास्ट प्री का एग्ज़ाम था। अब हमारा मेंस को टाइम नहीं बचा है। वैसे डेट क्लियर नहीं है बट एक्सपेक्टेड डेट की बात करी जाए तो दिसंबर के लास्ट वीक में हमारा एग्जाम होने के चांसेस हैं, या जनवरी के स्टार्टिंग वाले डेज में भी हमारा एग्जाम हो जाएगा। जैसे कि जनवरी में भी 3 से 4 तारीख में हो सकता है हमारा। तो ऐसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25 दिसंबर के बाद हमारा मेंस का एग्जाम हो जाएगा। तो अगर आज की डेट से हम एक्सपेक्टेड डेट का अगर टाइम देखें कि कितना टाइम हमारे पास बचा है, तो 20 से 25 दिन ही बचे हैं हमारे पास मुश्किल से। तो आपको इस 20 से 25 दिन में ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। अगर आप पहले से भी प्रिपेयर कर रहे हो मेंस के लिए, बट क्या होता है कि लास्ट के जो डेज होते हैं एग्जाम के, उसमें आपको टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी एक प्रॉपर फॉलो करनी पड़ेगी ताकि आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सके अच्छे से अच्छे। तो आज की वीडियो में मैं आपको मेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगी कि आप कैसे टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे इस अटेम्प्ट कर पाओगे आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके। अगर मैं बात करूँ क्वांट की कि क्वांट को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसके क्वेश्चन अप्रोच करोगे आप, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेंस में आता क्या है। देखो, प्री का और मेंस का सिलेबस का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अगर आप देखोगे मेंस में सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है क्वेश्चन पर, वो है अर्थमेटिक एंड डीआई। अगर आप अर्थमेटिक पर फोकस रखोगे, अगर आपका अर्थमेटिक क्लियर है ना, तभी आप डीआई अप्रोच कर सकते हो, वरना डीआई नहीं होगा। डीआई प्री की तरह नहीं आती है कि आप नॉर्मल एवरेज निकाल लोगे, रेशियो निकाल लोगे, नहीं। आपको अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन होते हैं डीआई के, वो अर्थमेटिक बेस्ड ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज पे क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कि 3-4% दिए होंगे, एज वाले क्वेश्चन रिलेटेड डीआई आएगी आपकी, या फिर परसेंटेज पे आ जाएगी, या फिर टाइम एंड वर्क पे आ जाएगी। तो इससे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो साफ क्लियर है कि हमें अर्थमेटिक करना ही करना पड़ेगा। कोई चांस नहीं है कि हम अर्थमेटिक से बच सके। तो हमारे पास 25 दिन लगा के चलते हैं हम कि हम अभी 25 दिन ही मान के चल रहे हैं कि इतने दिन बचे हैं। तो हमारे पास टॉपिक अर्थमेटिक के 12 से 15 टॉपिक होंगे जो कि हमें करने हैं। तो अर्थमेटिक में भी हम, अगर मैं कहूँ कि आपको ये वाला टॉपिक उठाना है, जैसे कि आप टाइम एंड वर्क का उठाओगे, तो उसमें आपको हाई लेवल का, मेंस लेवल का अगर आप क्वेश्चन करोगे, तभी आपका डीआई में तो हेल्प करेगा ही, बट साथ में आपके अर्थमेटिक में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो 15 दिन में आप ना ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना ताकि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। और ये नहीं है कि आप पूरा दिन, एक पूरा दिन आप टाइम वेस्ट करते रहो एक ही टॉपिक पर। आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, आप इतना चांस नहीं ले सकते हो कि आपको एक टॉपिक पे ही सारा दिन वेस्ट करना है। वो आप देखोगे कि आज मेरे को कौन सा टॉपिक करना है, डेली की टू डू लिस्ट बनाओगे आप कि आज मेरे को मैथ में ये वाला टॉपिक उठाना है, आज रीजनिंग में ये वाला टॉपिक उठाना है, या फिर मेरे को करंट अफेयर का ये पढ़ना है। ठीक है, टू डू लिस्ट हमें करनी करनी है। अगर मैं क्वांट में एक और टॉपिक की बात करूँ तो डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर वो थोड़ा टफ क्वेश्चन देंगे तो क्या आ जाएगा, क्वांटिटी 1 दी होगी, क्वांटिटी 2 दी होगी और क्वांटिटी 3 दी होगी। तो आपको कंपेयर करना होगा कि कौन सी ग्रेटर है। उसमें टाइम लग सकता है, बट अगर आपका वही बात आ गई कि अर्थमेटिक्स जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप वो डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो आपको 15 दिन में 15 टॉपिक करने ही हैं। और आप ना देखो, सेक्शनल क्विज जरूर देना। उससे क्या होगा, आपको ना एक आइडिया लग जाएगा कि मेरा ये वाला टॉपिक अच्छा है और ये वाला थोड़ा वीक है। जैसे कि आपका टाइम एंड वर्क अच्छा हो सकता है तो उस पर आप कम टाइम दो, और जैसे कि ट्रेन वाला, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हो गए, उस पर मान लो आपको हो नहीं रहा है तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ऐसे आप स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे ना, तो आपका एक एक टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, आप ना मेंस की तैयारी करने से पहले एक बार एक मॉक दे लेना, आपको पता चल जाएगा कौन से आपके टॉपिक वीक हैं। जैसे कि रीजनिंग में भी हो सकता है, मैथ में भी, ऐसे करंट अफेयर में, और ऐसे इंग्लिश में आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगी आपके माइंड के सामने कि आपको किस सब्जेक्ट पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जैसे कि किसी का रीजनिंग अच्छा हो सकता है तो थोड़ा रीजनिंग को टाइम कम दे और बाकी सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दे। ठीक है, अगर रीजनिंग का देखा जाए तो रीजनिंग मॉडरेट टू टफ आएगी मेंस में। तो हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है पजल पर करना है। पजल सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करती है मेंस एग्जाम में। तो आप पजल भी अलग अलग टाइप की करेंगे, जैसे कि पजल में सर्कल वाली आती है, तो वो आपको करना है। फ्लोर वाली आएगी, उसमें भी मेंस लेवल की आप पजल करोगे, और डेली का
डेली आप डिसाइड करोगे कि मेरे को आज कौन से टाइप की पजल करनी है। वही 25 दिन है, उसमें से आप टू डू लिस्ट तो बनाओगे। जैसे आज मैंने सोचा कि सर्कल वाली जितनी पजल होगी कि वो अंदर देख रहे हैं बाहर देख रहे हैं इस टाइप वाली, या 4 वेरिएबल आगे वो वाली, ऐसे कर करके ना अगर आप पजल ऐड करते जाओगे तो आप अच्छे से आपकी पजल का टाइप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमें नहीं पता है एग्जाम में कौन सी पजल आ जाए। मान लो सर्कल वाली ना आए, बॉक्स वाली आ जाएगी, ईयर वाली आ जाएगी। हाँ, ईयर वाली भी पजल आती है मेंस में, ईयर एंड एज वाली पजल आती ही है, तो वो भी आप थोड़ा रखना कि हाँ मेरे को ये करनी है, और थोड़ी टफ लेवल वाली आप करोगे। ओके, और पजल के अलावा आपको मिसलेनियस पर भी ध्यान देना है, जैसे कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वो वाला एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, उसको आपको करना ही करना है। अगर पजल के अलावा मैं बात करूं मिसलेनियस की, तो मिसलेनियस में जो क्वेश्चन आता ही आता है वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। वो भी नॉर्मल नहीं आता है, उसमें क्या है कोडेड वाला आ जाएगा। जैसे कि कोड दिया रहेगा, एट द रेट का मतलब है कि वो ईस्ट डायरेक्शन में है, हैश का मतलब है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ये मोस्टली आता ही है इस टाइप का, तो ये भी आपको रखना है अपनी टू डू लिस्ट में कि ये वाला टॉपिक भी मैं करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको मशीन इनपुट भी करना है, उसका भी आप ये एक दिन फिक्स कर लीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 2 क्वेश्चन कर लोगे और आपको लगेगा कि मशीन इनपुट हो गया मेरा। नहीं, एक दिन फिक्स रखो कि मेरे को आज सिर्फ मशीन इनपुट ही करना है, ताकि आप अपने 25 दिन अच्छे से यूटिलाइज कर सको। और इसके अलावा ब्लड रिलेशन भी कोडेड वाला ही आएगा, लाइक बी एट द रेट पी। इसका मतलब क्या है कि बी फादर है पी का, ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है कि इस टाइप के ही आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। और स्लोक्स में भी कई बार रिवर्स स्लोक्स आ जाती है, तो उस पे भी हम स्लोक्स में भी क्या कर लेंगे अपनी टू डू लिस्ट में कि हाँ ये वाला रिवर्स स्लोक्स मेरे को करना ही करना है। और इनइक्वालिटी में भी आपको कोडेड इनइक्वालिटी करनी है। कोडेड वाली लाइक क्या होगा, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, हैश का मतलब है लेस देन इक्वल टू, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें आपको कैसे स्पीड मेंटेन करनी है, देखो मेंस का है, ये नहीं है कि आप आराम से एक क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन पे 3 4 5 मिनट लगा रहे हो। अगर एक क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का है तो उस पर 5 10 मिनट लगाना बेवकूफ़ी है। तो आपको थोड़ा हल्का सा, जिस क्वेश्चन पे आप थोड़ा स्पीड मेंटेन कर सकते हो ना, यानी जल्दी कर सकते हो, तो आप उस पे आपको स्पीड रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि सारे आपको टफ दे देंगे आप क्वेश्चन कर ही ना पाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा होगा कि 5 10 क्वेश्चन तो डुएबल होंगे, जो कि इजिली हर कोई कर सकता है, तो आपको उन पे फोकस भी रखना है। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ ना, तो इंग्लिश में सिर्फ रीडिंग ही करनी है आपको। 80% क्वेश्चन जो है ना, वो रीडिंग के बेस पर ही आएगा। यहाँ पर ग्रामर का रोल थोड़ा कम हो जाता है। आपको जितनी रीडिंग आपकी अच्छी होगी ना, आप उतना ही मेंस में अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे कि हमारा ना इंग्लिश में आरसी ज़्यादा आता है, ठीक है? आरसी आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, तो यहीं देख लो कि अगर आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप आरसी भी कर पाओगे और क्लोज टेस्ट भी कर पाओगे। और जैसे रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आएँगे, अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी ना, तो आप वो भी रीअरेंज नहीं कर सकते। 5 मार्क्स आपके ऐसे ही वेस्ट हो जाएँगे। क्योंकि सबको पता है इंग्लिश और जीए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है? ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो आपको इन पर ज़्यादा फोकस करना है। देखो रीजनिंग मैथ पर तो आप करोगे, बट इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये स्कोरिंग ज़्यादा है। रीडिंग से ही आप इंग्लिश का बहुत अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है? अगर मैं जीए की बात करूँ, तो जीए में 2 चीज़ हैं। सबसे पहले करंट अफेयर एंड बैंकिंग अवेयरनेस। आजकल बैंकिंग का थोड़ा कम पूछते हैं, बट आपको बैंकिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए कि बैंकिंग में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल पेपर क्या है, या फिर बैंकिंग की टर्म्स पूछ ली जाएंगी, या फिर कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। बट करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है हमें। और करंट अफेयर में भी हमें 6 मंथ का हम करेंगे, बट जो लेटेस्ट के 3 से 4 महीने हैं ना, वो हमें ज़्यादा फोकस में रखना है। देखो मेरा क्या था, जो मैं फॉलो करती थी कि ना मैं लास्ट से स्टार्ट करती थी। जैसे अब हमारा एग्जाम दिसंबर में है, तो मैं दिसंबर का स्टार्ट करूंगी, और डेली तो हम पढ़ ही रहे हैं दिसंबर का, और लास्ट का क्या करेंगे कि नवंबर का कर लो, अक्टूबर का, सितंबर का, अगस्त का, जुलाई का, आप ऐसे फॉलो करना। इससे आपको क्या लगेगा कि आपका ना करंट अफेयर पेंडिंग नहीं है, और आपको बर्डन फील नहीं होगा। मैं ऐसे करती थी, आप भी ट्राई करके देखना कि आप लास्ट से स्टार्ट करो। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ। और एग्जाम में क्या होता है, लेटेस्ट जो 3 to 4 मंथ्स है ना, उसी में से ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे अब हल्का सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट फिर भी क्या है, आपको लास्ट से 3 से 4 मंथ तो बिल्कुल अच्छे से करने ही है। और हमारा टारगेट रहेगा कि हम 6 महीने के करेंगे ही करेंगे। करंट अफेयर आप ना अफेयर्स क्लाउड से करना। अगर आप जैसे पहले तैयारी नहीं करी थी आपने, और अभी आपके पास सिर्फ 20 से 25 दिन है, तो डेली आपके लिए पॉसिबल नहीं है
कि आप डेली के करंट अफेयर करो। तो आप क्या करना, वीकली के और मंथली के उठा लो और वो स्टार्ट करो। और आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ 6 मंथ के एक बार पढ़ लिए और हो गया। नहीं, एटलीस्ट 2 से 3 बार आपकी रिवीजन हो जानी चाहिए। इस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाना कि आज की टू डू लिस्ट में मैं क्या करूँगी कि इस मंथ के ना एटलीस्ट मैं 15 डेज़ आज कंप्लीट कर लूँ। मान लो आपने 3 दिन में 1 मंथ कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो हमारे 18 दिन में क्या हो जाएँगे, 6 महीने कंप्लीट। और उसके बाद आपको रिवाइज़ करने में आसानी होगी। और साथ में ना क्विज़ दे देना किसी भी ऐप से। ऐसी कोई पर्टिकुलर ऐप तो है नहीं कि इससे दूँगी तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएँगे, नहीं। आप किसी भी ऐप से देना, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी कि आपने कितना पढ़ा है। जितना आप स्मार्टनेस से पढ़ोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा और उतना ही आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँगे और विद एक्यूरेसी आपको करना है अटेम्प्ट। तो ये चीज़ हो जाएगी। और मंथली की पीडीएफ आप पढ़ लेना और साथ-साथ में क्विज़ चलता रहेगा, तो आपका करंट अफेयर कैसे हो जाएगा। डेली की आप टू डू लिस्ट बनाना, इससे आपको लगेगा कि आज का मेरा ये प्रोडक्टिव रहा है दिन, कि मैंने चारों सब्जेक्ट किए हो, इसका ये टॉपिक खत्म हो गया है, अब मुझे अगला करना है। इससे आपको मोटिवेशन भी मिलता है। देखो, जिस दिन हम प्रोडक्टिव अपना निकाल लेते हैं ना, अगले दिन हमें खुद फील होता है कि हमें और पढ़ना है। और ऐसे करते-करते आप कम से कम देखो 8 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। आपको 10 से 12 घंटे फिलहाल देने होंगे, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम है और कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो चुका है और बच्चे भी कम लिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता दी है कि आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे आप पढ़ोगे डेली का, ठीक है? आप ना कमेंट में मुझे प्लीज़ बताना कि मैं आगे कौन-सी वीडियो बनाऊँ, ताकि वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। देखो, मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाती रहूँगी। जहाँ मुझे लगेगा कि आपको गाइडेंस की नीड है और आपको कुछ डाउट है कि इसमें क्या करना चाहिए, वो तो मैं बनाऊँगी। बट आप ना मुझे कमेंट में बताना कि मैम ये वाली इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, हमें कन्फ्यूज़न हो रही है, या पर्टिकुलर इस वैकेंसी पे वीडियो बनाओ, हमें समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या डिटेल बताई गई थी। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी वो टॉपिक मैं आपको समझा सकूँ। देखो, मैं प्रॉपर तो टीचिंग नहीं कर पाऊँगी, बट कोशिश करूँगी कि आपका वो टॉपिक क्लियर कर सकूँ। जैसे कि मेरा बेसिक क्लियर है, वैसे ही आपका भी बेसिक मैं क्लियर कर सकूँ, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।